वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। ये कोरोना की वबा और लॉकडाउन का सिलसिला जारी व साज़ी होने की वजह से हम और आप ई क्लास में शामिल हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। तो तलबा, आज हम नवी जमात साइंस का एक अहम उन्वान का मुतालिया करेंगे। खबलस मुतालिया से पहले मैं चंद सवालात करूँगा, आप उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो तलबा, पहला सवाल ये है, पहला सवाल, हमारे अतराफ वो अकनाफ कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? हमारे अतराफ वो अकनाफ कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? तो तलबा, ये बहुत आसान सा जवाब है इसका। तो हमारे अतराफ जो भी चीजें नजर आ रही हैं वही है इसका जवाब। इसका कोई मखसूस जवाब नहीं। अगर आपके सामने मोबाइल, टीवी, टेबल, कुर्सी, कलम, किताबें वगैरह हैं तो यही इसका जवाब है। मसलन किताब, कलम, कुर्सी, टेबल, टीवी वगैरह। दूसरा सवाल, तो बच्चों ये रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल, मादा क्या है? मादा क्या है? हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, 6वीं जमात में, 5वीं जमात में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों बताओ इसका सही जवाब क्या है? चलिए आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। मादा किसे कहते हैं? मादा हर वो शय जो जगह घेरती है और कमियत रखती है, इसको मादा कहते हैं। मादा हर वो शय जो जगह घेरती है और कमियत रखती है, मादा कहलाती है। तो बच्चों आपने सही जवाब दिया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, मादे की कितने किस्में हैं? मादे की कितनी किस्में हैं? तो ये भी हम जानते हैं, बहुत सा आसान सवाल है और बहुत छोटा सा सवाल है। तो बच्चों बताओ इसका सही जवाब क्या है? हाँ, इसकी 3 किस्में हैं। मादे की 3 किस्में हैं। हाँ बच्चों, आपने सही जवाब दिया। अगला सवाल पर जाएंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मादे की 3 किस्मों के नाम बताओ। हम जानते हैं मादे की 3 किस्में हैं, यानी आम तौर पर मादे की 3 हालतें पाई जाती हैं। कौन से हैं? चलिए आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। ठोस, माया, गैस। ठोस, माया, गैस, यानी ये 3 किस्में हैं। और मादे की चौथी हालत है जिसका नाम प्लाज्मा है, वो स्पेशल हालत है, वो खास हालत है। तो बच्चों मादे की आम हालतें 3 होती हैं, ठोस, माया, गैस। तो बच्चों अगला, मादा किससे बना होता है? मादा किससे बना होता है? तो बच्चों मादा किससे बना होता है? चलिए इसका जवाब क्या है देखेंगे। मादा छोटे छोटे जर्रा से बना होता है जिनको हम एटम या जौहर कहते हैं। मादा छोटे छोटे जर्रा से बना होता है जिनको हम एटम या जौहर कहते हैं। तो बच्चों अगला सवाल, तो बच्चों आज का उन्वान है हमारा जौहर, सालिमात और अयान, यानी नवी जमात की साइंस की तीसरी इकाई, यानी इसका नाम, सबक का नाम है जौहर, सालिमात और अयान का पहला हिस्सा। इस इकाई को हम 3 वक्फों में पढ़ेंगे, 3 पीरियडों में पढ़ेंगे। आज इसका पहला वक्फा है। आज इस सबक को शुरू करेंगे, जौहर, सालिमात और अयान। तो बच्चों ये बहुत ही एक अहम उन्वान है, जौहर, सालिमात और अयान। और इसके बाद की चौथी इकाई जो एटम की बनावट, ये 2 इल्म कीमिया की बुनियाद हैं। अगर ये 2 सबक आप अच्छी तरह से समझ लिए तो इल्म कीमिया में आपको आगे के सबके पढ़ने में, आला तालीम के पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। तो बच्चों इक्तिसाबी नुकात, इस इकाई में कौन कौन से इक्तिसाबी नुकात आते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले कदीम जमाने में जौहर के मुतल्लिक वजाहत, दूसरा है मादे के माने, तीसरा जौहर और सालिमे के माने, और कीमियाई इत्तेहाद के 2 खवानीन। इसमें 2 खवानीन आते हैं, कमियत की बका का कानून और दूसरा मुस्तकिल तनासुब का कानून। और आखिर में है आज के इक्तिसाबी नुकात, डाल्टन का जौहरी नजरिया या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों सबसे पहले हम पहली सुर्खी जो है कदीम जमाने में जौहर के मुतल्लिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मादा क्या है? मादा क्या है? तो हम जानते हैं मादा हर वो शय जो जगह घेरती है, कमियत रखती है, उसको मादा कहते हैं। हर वो शय, हमारे अतराफ जितने भी चीजें हैं वो तमाम मादा हैं। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये भी मादा है। मेरे हाथ में माउस है, ये भी एक मादा है।
اسی طرح کے ہمارے اطراف جتنے بھی چیزیں نظر آ رہے ہیں اطراف و اکناف تمام مادہ کہلاتی ہیں. یہ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک عمارت دیوار سے بنتی ہے, دیوار اینٹوں سے بنتی ہے, دیوار اینٹوں سے بنتی ہے. اسی طرح عمارت اینٹوں سے بنتی ہے. اسی طرح انسانی جسم چھوٹے چھوٹے کلیات سے بنتا ہے, کلیات سے انسانی جسم بنتا ہے, حیوانی جسم بنتا ہے, اور عمارت اینٹوں سے بنتی ہے. اسی طرح مادہ بھی چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ایٹم سے بنتا ہے. چھوٹے چھوٹے ذرات یا جوہر, ذرات کہتے ہیں یا جوہر کہتے ہیں یا ایٹم کہتے ہیں. تو بچوں قدیم زمانے میں جوہر کے متعلق وضاحت. تو ہمارے ایک ہندوستانی فلاسفر تھے جن کا نام ہے مہارشی کنڈ, 500 سال قبل مسیح میں, یعنی پہلے کے 500 سال قبل مسیح میں, یعنی قدیم زمانے کے ہندوستانی اور یونانی فلاسفر ہمیشہ ہی سے مادے کی نامعلوم اور نادیدہ شکل کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور زیادہ شوق و دلچسپی رکھتے تھے کہ مادے میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے مہارشی کنڈ 500 سال قبل مسیح میں انہوں نے مادہ یعنی مادے کو پدارتھا کہتے ہیں سنسکرت میں, مادے کو یعنی پدارتھ کو تقسیم کرتے جائیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرات حاصل ہوں گے. ایک حد وہ آئے گی اس کو مزید تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوگا, اس کو مزید تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس نے ان ذرات کو جوہر کا نام دیا یعنی ایٹم کا نام دیا. یعنی ایک دفعہ وہ اناج کا دانہ لے کر اس کو تقسیم کرتے گئے اور اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات تقسیم کرے کہ اس کو مزید تقسیم نہیں کر پائے. انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو یعنی پرمانو یا ایٹم کہا. دوسرے ہیں اسی زمانے میں اور ایک ہمارے ہندوستانی فلاسفر جن کا نام ہے پکودا کٹیا. عام طور پر ذرات اتحادی شکل میں پائے جاتے ہیں, یعنی اتحادی شکل میں پائے جاتے ہیں جن سے ہمیں مختلف مادے کی مختلف حالتیں ملتی ہیں, یعنی مختلف حالتیں ہم حاصل ہوتے ہیں. عام طور پر ذرات اتحادی شکل میں یعنی ایک دوسرے سے ملاپ کے شکل میں حاصل ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں مادے کی 3 حالتیں ہیں, ٹھوس, مائع, گیس. ٹھوس, مائع, گیس. تو بچوں ڈیموکریٹس اور لوئیسیپس یہ دو یونانی فلاسفرز ہیں. یہ دو یونانی فلاسفر انہوں نے کیا کہا, اگر ہم مادے کو تقسیم کرتے جائیں تو ایک مقام وہ آئے گا جو ذرات حاصل ہوں گے انہیں مزید تقسیم نہیں کیا جا سکے گا. ڈیموکریٹس سے ان ناقابل تقسیم ذرات کو ایٹموس یعنی ایٹم کہا. یعنی ہندوستانی اور یونانی فلاسفر یہی کہے کہ ناقابل تقسیم ذرے کو ایٹم کہا. ایٹم ایک ناقابل تقسیم ذرہ ہے. ہندوستانی اور یونانی فلاسفر نے یہی کہا, ڈیموکریٹس بھی یہی کہے, اور اس سے پہلے مہارشی کنڈ یعنی تمام نے یہی کہا کہ ناقابل تقسیم ذرے کو ایٹم یا جوہر کہتے ہیں. 18ویں صدی کے آخر تک سائنسدان عناصر اور مرکب میں فرق پہچان سکے اور فطری طور پر یہ معلوم کرنے میں دلچسپی کی کہ یہ عناصر کیسے اور کیوں متحد ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جب ان کا اتحاد ہوتا ہے. جب عناصر آپس میں ملتے ہیں, اتحاد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس پر جاننے کی بہت کوشش کرے. 18ویں صدی کے آخر تک سائنسدان عناصر اور مرکب میں فرق پہچان سکے اور فطری طور پر یہ معلوم کرنے میں دلچسپی کی کہ یہ عناصر کیسے اور کیوں متحد ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جب ان کا اتحاد ہوتا ہے. جب کیا ہوتا ہے ان کا اتحاد ہوتا ہے. کیمیائی اتحاد کے 2 قوانین یعنی کمیت کی بقا کیمیائی اتحاد کے قوانین میں 2 قوانین آتے ہیں اس کے ضمن میں, کمیت کی بقا کا قانون اور دوسرا مستقل تناسب کا قانون. تو یہ 2 قوانین کو پیش کرنے والے تھے اینٹونیو ایل لیویزیئر اور جوزف ایل پروسٹ. یہ دونوں بھی فرانسیسی سائنسدان تھے. انہوں نے کئی تجربات کرنے کے بعد یہ 2 قوانین پیش کیے. تو بچوں دیکھیں گے یہ قوانین کیا کہتے ہیں. اس کو جاننے سے پہلے ہم جانیں گے کہ جوہر کیا ہے. جوہر تو
قدیم ہندوستانی اور یونانی فلاسفر تو کہہ چکے تھے ناقابل تقسیم ذرے کو جوہر کہتے ہیں. لیٹسٹ ڈیفینیشن جوہر جو موجودہ طور پر جوہر کو کیا کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن دیکھیں گے. کیا ہے؟ عنصر کا وہ اقل ترین ذرہ جو کیمیائی تعمیل میں حصہ لیتا ہے اس کو جوہر کہتے ہیں. عنصر کا وہ اقل ترین ذرہ جو کیمیائی تعمیل میں حصہ لیتا ہے اس کو جوہر کہتے ہیں. تو بچوں اگلا ہے سالمہ. سالمہ کسے کہتے ہیں؟ کسی عنصر یا مرکب کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جو آزادانہ طور پر پائے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس شے کی تمام خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے. یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جس میں آزادانہ طور پر پائے جانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اس شے کی تمام خصوصیات ظاہر کرتا ہے. تو بچوں کیمیائی اتحاد کسے کہتے ہیں؟ کیمیائی تعمیل کی وہ قسم جس میں دو یا زیادہ عاملات کیمیائی طور پر متحد ہو کر ایک واحد حاصل بناتے ہیں. کیمیائی تعمیل کی وہ قسم جس میں دو یا زیادہ عاملات کیمیائی طور پر اتحاد ہو کر ایک واحد حاصل بناتے ہیں اس کو کیمیائی اتحاد کہتے ہیں. تو بچوں کیمیائی اتحاد کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال دیا ہوں. ایک برتن میں دودھ ہے، دوسرے میں شکر ہے اور تیسری جگہ چائے کی پتی ہے. ان تینوں کے اتحاد سے اگر ایک برتن میں دودھ، شکر، چائے کی پتی ڈال کر ابالیں یا جوش دیں تو ہم کو چائے حاصل ہوگی. تو بچوں ہم جانتے ہیں بہت آسان سی مثال ہے. دودھ، شکر اور چائے کی پتی یہ تینوں بھی عاملات ہیں اور چائے حاصل ہے. عاملات تین ہیں، حاصل ایک ہے. تو بچوں کیمیائی اتحاد کے دو قوانین ہیں، کمیت کی بقا کا قانون، مستقل تناسب کا قانون. تو بچوں کمیت کا بقا کا قانون کو انگریزی میں لا آف کنزرویشن آف ماس کہتے ہیں جس کو اینٹونیو ایل لیویزر نے پیش کیا. اور ایک فرانسیسی کیمیا دان تھے اور ان کو بابائے جدید علم کیمیا کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی فادر آف ماڈرن کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے. کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، سلیکان عناصر کی دریافت کی. انہوں نے 1 2 3 4 عناصر کی دریافت کی. یعنی کاربن، آکسیجن، نائٹروجن اور سلیکان عناصر کی دریافت کی. تو بچوں کمیت کا بقا کا قانون کے لیے ایک مثال دیا رہا ہوں جو پچھلے میں پیش کیا تھا. دودھ، شکر اور چائے کی پتی، ان کو تینوں کو جوش دینے پر ہم کو چائے حاصل ہوگی. اب یہاں پر مقدار بتا رہا ہوں. دودھ 200 گرام ہے، شکر 50 گرام، چائے کی پتی 25 گرام. تو جملہ ہو گیا 275 گرام. جو ہم کو چائے حاصل ہوگی وہ 275 گرام کی ہوگی. یعنی جتنا عاملات کی مقدار ہے حاصلات بھی اتنی ہے. تو یہاں پر 275 گرام عاملات ہیں اور 275 گرام حاصلات ہیں. تو اب دیکھیں گے کمیت کا بقا کا قانون کیا کہتا ہے. کسی بھی کیمیائی تعامل میں نہ مادے کی کمیت کو نہ تو خلق کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اور ایک مثال یعنی 2H2O plus O2 gives rise to 2H2O. یعنی یہاں پر 2H2 یعنی 4 ہائیڈروجن ہے. 2 2 4 2 2 4 ہائیڈروجن پلس 2 into O یعنی آکسیجن کے 2 آئٹم O2 gives rise to 4 ہائیڈروجن 2 2 4 ہائیڈروجن پلس 2 into O. یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن ڈائی اٹامک مالیکول میں یعنی دو جوہروں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یعنی ہائیڈروجن H2 کی شکل میں پایا جاتا ہے، آکسیجن O2 کی شکل میں پایا جاتا ہے. تو یہاں پر 2 ہائیڈروجن کے سالمے 1 آکسیجن کا سالمہ اتحاد پا کر پانی کے 2 سالمے بناتے ہیں. تو اب دوسرا سٹیپ ہے 4 into 1 یعنی 4 into 1 ہائیڈروجن کی ایٹمی عدد یعنی جوہری کمیت 1 ہوتی ہے. تو اس کا جوہری عدد 1 ہوتا ہے اور جوہری کمیت بھی 1 ہوتی ہے. 4 into 1 لکھا گیا ہے. پلس 2 into 16 آکسیجن کی جوہری کمیت ہے 16 اور اس کا ایٹمی عدد ہوتا ہے 8.
यानी इसकी जोहरी कमियत दुगना 8 दुए 16 होता है। यूज रेस टू 4 इंटू H की हाइड्रोजन कमियत 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया, प्लस 2 इंटू 16 यानी ऑक्सीजन की जोहरी कीमत 16 होती है। इसको सिंप्लीफाई करने पर 4 एकन 4 जमा 16 दुए 32 यूज रेस टू 4 एकन 4 16 दुए 32। तो इनको जमा कर रहे हैं, 4 और 32 को 36 ग्राम और 4 और 32 को यहाँ जमा कर रहे हैं तो 36 ग्राम होगा, यानी 36 ग्राम आमिलात हैं और 36 ग्राम हासिलात हैं। तो बच्चों कमियत का बका का कानून को क्या जुमलों में दर्ज करने, इसको क्या कहते हैं? किसी भी कीमियाई तामील में मादे की कमियत को ना तो हल किया जा सकता है और ना ही इसे तबाह किया जा सकता है। किसी कीमियाई तामील में मादे की कमियत को ना तो हल किया जा सकता है और ना ही इसे तबाह किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बच्चों अगला देखेंगे, अगला है मुस्तकिल तनासुब का कानून, जिसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको पेश करने वाले फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम है जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट। मुस्तकिल तनासुब का कानून का डेफिनेशन क्या है? किसी कीमियाई शय में अनासिर अपनी कमियत के एतबार से हमेशा एक मुईन तनासुब में मौजूद होते हैं। मुईन माने खास। किसी कीमियाई शय में अनासिर अपनी कमियत के एतबार से हमेशा एक मुईन तनासुब में मौजूद होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं, मुस्तकिल तनासुब का कानून। मिसाल पानी। पानी का ज़ाबित हम जानते हैं H2 है। जानेंगे इसमें अनासिर क्या हैं और जौहर क्या है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तनासुब क्या है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन 2 गुना है और ऑक्सीजन 1 गुना है, और जो अनासिर यानी इसमें अनासिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनासिर है। अनासिर 2 किस्म के अनासिर है पानी में, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। जौहर यानी एटम, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो H निस्बत O यानी एक हाइड्रोजन जौहर की कमियत 1 है और एक ऑक्सीजन जौहर की कमियत 16 है। तो H हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसीलिए 2 into 1 लिखा गया है, यानी 2 ज़रब 1। किस लिए? एक हाइड्रोजन के जौहर की कमियत 1 है, इसलिए 2 एटम है, इसलिए 2 ज़रब 1 लिखा गया है। निस्बत 1 ज़रब 16, एक यानी ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसीलिए 1 लिखा गया है, और ऑक्सीजन की जौहर की कमियत 16 है, इसीलिए इसको 16 से ज़रब दिया गया है। तो इसका ज़रब देने पर 2 एकन 2 निस्बत 16 एकन 16। इसको सिंप्लीफाई करें हमें तो 2 के पहाड़े में 2 भी तकसीम होते हैं। 2 एकन 2 अट्ठे 16 यानी 1 निस्बत 8, यानी 1 गुना हाइड्रोजन होगा और 8 गुना ऑक्सीजन होगा। 1 गुना हाइड्रोजन होगा और 8 गुना ऑक्सीजन होगा। 1 और 8 को जमा करें तो कितने हो गए? 9 हो गए। यानी 9 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन पाया जाता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी पानी में H2O में 1 ग्राम में यानी 9 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन पाया जाता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मुस्तकिल तनासुब का कानून को पेश करने के लिए और एक मिसाल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ कौन से अनासिर हैं और कौन से जौहर हैं, यानी कौन से आइटम हैं। हम जानते हैं अनासिर कौन से हैं, यहाँ CO2 यानी कार्बन एक आंसर है, ऑक्सीजन एक आंसर है। यहाँ 2 किस्म के अनासिर हैं, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, और कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इसीलिए C1O2 लिखा गया है। C निस्बत O यानी 1 कार्बन जौहर की कमियत 12 है। 1 कार्बन जौहर की कमियत 12 है और 1 ऑक्सीजन जौहर की कमियत 16 है। तो यहाँ पर कार्बन के नीचे 1 into 12 लिखा गया, यानी कार्बन का 1 एटम होने की वजह से 1 into 12 यानी कार्बन के जौहर की कमियत 12 है, इसीलिए 1 into 12। ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसीलिए इसको 2 से ज़रब गया, 2 into 16 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 लिखा गया है, और 1 ऑक्सीजन जौहर की कमियत 16 है, इसीलिए ज़रब 16 से ज़रब 2 ज़रब 16। इसको सिंप्लीफाई करें
1 ضرب 12, 12 एकन 12, 16 दुए 32, यानी 12 निस्बत 32। 12 और निस्बत 32 ये दोनों भी 4 के पहाड़े में तकसीम होते हैं। हम इसको तकसीम कर रहे हैं तो 4 त्रिक 12, 4 अठे 32, 4 त्रिक 12, 4 अठे 32, यानी 3 निस्बत 8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 3 गुना कार्बन पाया जाता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी 3 गुना कार्बन यानी 8 गुना ऑक्सीजन पाता है। 3 और 8 को जमा कर लें तो 11 हो जाएगा। यानी 11 ग्राम में 3 ग्राम कार्बन पाया जाता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन पाया जाता है। 8 ग्राम ऑक्सीजन पाया जाता है। तो बच्चों हम इसके डेफिनेशन को लिख लेंगे क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे मुस्तकिल तनासुब का कानून क्या कहता है। किसी कीमाई शय में अनासिर अपनी कमियत के एतबार से हमेशा एक मुईन तनासुब में मौजूद होते हैं। किसी कीमाई शय में अनासिर अपनी कमियत के एतबार से हमेशा एक मुईन यानी खास तनासुब में मौजूद होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो मिसालें दे रहा हूं, यानी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, ये कीमियाई तामील में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एथोनिक एसिड से तामील करता है। महासिल 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम पानी और 8.2 ग्राम सोडियम एथोनेट है। दिखाइए कि मुशाहिदात की अहमियत की बका के कानून से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। तो बच्चों इसका हल देखेंगे हम। इसका हल क्या है, सोडियम कार्बोनेट जमा एथोनिक एसिड = सोडियम एथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। तो उनके जाबिते दिए गए हैं और उनकी मिकदारें। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, एथोनिक एसिड 6 ग्राम, = 8.2 ग्राम जमा 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम पानी। इनको दोनों को जमा करते हैं, 5.3 और 6 ग्राम को 11.3 ग्राम हो गया। और यहाँ पर 8.2, 2.2 और 0.9 को जमा करें तो ये भी 11.3 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर आमिलात भी 11.3 ग्राम है और हासिलात भी 11.3 ग्राम है। तो यहाँ पर अगला सवाल, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी कमियत के एतबार से 1:8 के तनासुब में मिलते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से मुकम्मल तामील के लिए ऑक्सीजन गैस की कितनी मिकदार की जरूरत होगी। तो बच्चों हाइड्रोजन निस्बत ऑक्सीजन, तो दिया गया है पानी में 1 गुना हाइड्रोजन है, 8 गुना ऑक्सीजन है, यानी 1:8 है। तो यहाँ पर सवाल 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए हाइड्रोजन के नीचे 3 ग्राम लिखा गया है, निस्बत 8 के नीचे x ग्राम लिखा गया है। ऑक्सीजन की मिकदार मालूम करना है, इसलिए x ग्राम लिखा गया है। इसको तिरछा ज़रब दें, x × 1 x हो गया, = 8 त्रिक 24 ग्राम, 8 त्रिक 24 ग्राम यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो बच्चों ये है एक ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम है जॉन डाल्टन, एक बरतानवी साइंसदान थे। इन्होंने मैनचेस्टर में रियाजी, तिबियात और इल्म कीमिया का दर्ज दिया और इन्होंने 1808 में एटमी नजरिया यानी एटॉमिक थ्योरी इन डाल्टन यानी एटॉमिक थ्योरी पेश किए। तो बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है देखेंगे। तमाम मादे बहुत छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनते हैं। तमाम मादे, हर किस्म का मादा छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम एटम या जौहर कहते हैं। छोटे छोटे एटम को हम एटम या जौहर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पोस्टुलेट, एटम नाकाबिल तकसीम जर्रात होते हैं जिन्हें किसी कीमियाई तामील में ना तो तख्लीक किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। एटम नाकाबिल तकसीम जर्रात हैं जिन्हें किसी कीमियाई तामील में ना तो तख्लीक किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है, neither be created nor be destroyed। तीसरा है दिए गए किसी एक अंसर की एटॉमिक कमियत कीमियाई तामील में मुमासिल होते हैं। मुख्तलिफ अनासिर के एटम मुख्तलिफ अनासिर के एटम की कमियत कीमियाई खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं।
मुख्तलिफ अनासिर के एटम की कमियत और कीमियाई खुशियात मुख्तलिफ होते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की एटमी कमियत ही और होगी और उनकी कीमियाई खुशियत ही और होगी। अब यहाँ पर मिसालें दे रहा हूँ, यहाँ पर लोहा है और दूसरा है लोहे की सलाखें हैं और यहाँ सोने के बिस्किट हैं। यानी इन दोनों की कीमियाई खुशियात, यानी लोहे की कीमियाई खुशियात और होगी और उनकी एटमी कमियत ही और होगी, और लोहे की एटमी खुशियत लोहे की एटमी कमियत ही और होगी और उसकी कीमियाई खुशियात ही और होगी। इसीलिए दो मुख्तलिफ अनासिर हैं, इसीलिए इनकी एटमी कमियत और कीमियाई खुशियात मुख्तलिफ होती हैं। मुरक्कबात बनाने के लिए छोटे सही आदात के तनासुब में मुत्तहिद होते हैं। मुरक्कबात बनाने के लिए छोटे सही आदात के तनासुब में मुत्तहिद होते हैं। किसी दिए हुए मुरक्कब में एटम की किस्म और तादाद मुस्तकिल होती है। किसी दिए हुए मुरक्कब में एटम की किस्म और तादाद मुस्तकिल होती है। मिसाल के तौर पर पानी, यानी पानी का जाबिता हम जानते हैं H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। जो रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है बॉल जैसा, वो है ऑक्सीजन। 2 ब्लू कलर के जो नजर आ रहे हैं वो हाइड्रोजन है। यानी यहाँ पर सही आदाद में मुरक्कबात बनाने के लिए छोटे सही आदाद के तनासुब में मुत्तहिद हो रहे हैं। यानी 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के इत्तेहाद पाकर पानी बनाते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम इत्तेहाद पाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ये सही आदाद में, यानी सही आदाद में इत्तेहाद पाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, यानी 1.5 सालिमा हाइड्रोजन का, आधा सालिमा ऑक्सीजन का, इस तरह का इत्तेहाद नहीं होता। यानी सही आदाद के तौर पर वो मुत्तहिद होते हैं, सही आदाद के तनासुब में मुत्तहिद होते हैं और मुरक्कबात बनाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? कदीम ज़माने में जौहर के मतलब वजाहत, मादे के माने, जौहर और सालिमे के माने, कीमिया इत्तेहाद के 2 क़वानीन, इसमें कमियत के बका का कानून और दूसरा मुस्तकिल तनासुब का कानून, और आखिर में डाल्टन का जौहरी नजरिया। यानी इन 5 इक्तिसाबी नुकात का मुतालिया किया है। तो बच्चों इन्हीं इक्तिसाबी नुकात पर मैं चंद सवालात करूंगा, आप इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो बच्चों ये रहा पहला सवाल, कमियत की बका का कानून से क्या मुराद है? कमियत की बका का कानून से क्या मुराद है? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या है? आप लिख, अब दौरान तदरीस आप लिख ले होंगे इसका जवाब क्या है। किसी कीमियाई तामील में मादे की कमियत को ना तो खल्क किया जा सकता है और ना ही फना यानी तबाह किया जा सकता है। किसी कीमियाई तामील में मादे की कमियत को ना तो खल्क किया जा सकता है और ना ही से तबाह किया जा सकता है। तो बच्चों अगला सवाल देखेंगे क्या है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तनासुब क्या है? हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तनासुब क्या है? तो बच्चों बताओ इसका सही जवाब क्या है? चलिए देखेंगे आपका जवाब क्या है। यानी 1 निस्बत या 8, यानी हाइड्रोजन 1 गुना, ऑक्सीजन 8 गुना पाया जाता है पानी में। यानी हाइड्रोजन 1 गुना पाया जाता है, ऑक्सीजन 8 गुना पाया जाता है पानी में। तो तीसरा सवाल, मुस्तकिल तनासुब का कानून क्या कहता है? मुस्तकिल तनासुब का कानून क्या कहता है? तो बच्चों बताओ इसका जवाब क्या है? देखेंगे आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। क्या है जवाब इसका? किसी कीमियाई शय में अनासिर अपनी कमियत के एतबार से हमेशा एक मुईन यानी खास तनासुब में मौजूद होते हैं। यानी किसी कीमियाई शय में अनासिर अपनी कमियत के एतबार से हमेशा एक मुईन तनासुब में मौजूद होते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, जौहरी नजरिया यानी एटॉमिक थ्योरी किसने पेश किया? जौहरी नजरिया किसने पेश किया? तो बच्चों इसका जवाब है जॉन डाल्टन ने जौहरी नजरिया पेश किया। एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी 1808 में। तो बच्चों अब देखेंगे घर पर काम। तो बच्चों इन सवालात को लिख लो। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का तनासुब मालूम करो। दूसरा सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का तनासुब क्या है? कीमियाई इत्तेहाद के 2 क़वानीन बयान करो।
डाल्टन के जौहरी नजरिए का कौन सा मौजू कमियत की बका का कानून का नतीजा है? डाल्टन के जौहरी नजरिया कौन से मौजू मुस्तकिल तनासुब की वजाहत करता है? डाल्टन के जौहरी नजरिए का कौन सा मौजू मुस्तकिल तनासुब की वजाहत करता है? तो बच्चों इन सवालात के जवाब लिखकर अपने स्कूल के साइंस टीचर को बताएं और करेक्शन कर लें और इसको घर में बैठकर दोबारा पढ़ें, इस सबक को और ज़हन नशीन कर लें। तो बच्चों आज हमने साइंस की नवी जमात साइंस की तीसरी इकाई का पहला भाग पढ़ा, यानी पहला हिस्सा पढ़ा। तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए, दोहराइए और ज़हन नशीन करिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।